हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेफ्टी सुपर ज्ञान। और आज का अपना ज्ञान है कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस के हज़ार्ड क्या क्या होते हैं, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, एंट्री से पहले कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। कन्फाइंड स्पेस वह जगह होती है जहां एंट्री और एग्जिट लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड होती है, जो कंटिन्यूअस वर्किंग के लिए डिज़ाइन नहीं होती है, जहां हजारडस एटमॉस्फेयर बनने का खतरा होता है। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे जगह जहां अंदर जाना आना मुश्किल हो और अंदर हजारडस इन्वायरमेंट बनने की संभावना हो, उसे कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखेंगे स्टोरेज टैंक, वेसल, सीवर और मैनहोल, अंडरग्राउंड पिट्स, बॉयलर्स, पाइपलाइन, एक्सकावेशन पिट्स। ये सब क्या है, हमारे कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम अब जानेंगे कि इसके खतरा क्या क्या होता है। इसमें कन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान हमारे को कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ता है और उन खतरों से क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा है क्या है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। अगर ऑक्सीजन लेवल 19.5 से कम हो जाए तो क्या होगा, वर्कर को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। आदमी को क्या होता है, चक्कर आने लगता है। उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो आदमी क्या होता है, सांस नहीं लेने की स्थिति में आदमी का डेथ हो सकता है। दूसरा क्या होता है, टॉक्सिक गैस। कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है, ये टॉक्सिक गैस जमा रहता है हमारे काम करने के एरिया में, अगल बगल में। जब भी हम एक्सकावेशन करते हैं उस टाइम या कोई चीज़ हटाते हैं वहाँ से उस टाइम हमारे को इन सब गैसों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कौन कौन सा गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये गैस बहुत ही डेंजर होते हैं और बिना स्मेल के भी हमारे आसपास मौजूद हो सकते हैं। फ्लेमेबल गैस मेथेन और हाइड्रोकार्बन गैस भी क्या होता है, एक्सप्लोनेशन में हमारे को बहुत सहायक होता है और ये भी गैस हमारे आसपास में रहने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कन्फाइंड स्पेस में LEL, लोअर पावर एक्सप्लोसिव लिमिट, लोअर एक्सप्लोजन लिमिट, कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है कि ये हमारे को हमेशा मॉनिटरिंग करना पड़ता है। LEL, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो है हमारा, इसको क्या करना पड़ता है, हमेशा हमारे को मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि कौन सा गैस कितना है, क्या है और कैसे है, उसका स्थिति क्या है। कन्फाइंड स्पेस में फिजिकल हजार्ड भी होता है। कौन कौन सा फिजिकल हजार्ड होता है, तो इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि जो हमारा कार्य करने का सामान है रास्ते पे रखा हुआ है, एंट्री एग्जिट वाला जो उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर रखा हुआ है, जिससे इन केस कुछ इमरजेंसी होता है तो आदमी को वहाँ पे आने जाने में तकलीफ़ हो जाएगा। तो क्या है, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का जो जगह जहाँ बनाया गया है वहीं पे रखा जाए तो क्या होगा, इससे हमारे को ये परेशानी दूर हो जाएगा। हीट स्ट्रेस क्या होता है, गर्मी के दिनों में हवा बिल्कुल कम हो जाता है, हवा रुक सा जाता है और जो क्लाइमेट है उसमें क्या होता है, गर्मी रहता है। फिर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है जिससे आदमी का स्वेटिंग ज़्यादा होता है और स्वेटिंग के वजह से अगर हम सही तरीक़ा से खान पान नहीं किए हैं तो भी क्या होता है, आदमी को चक्कर आता है और गिर जाता है। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टूल्स तैकल इक्विपमेंट है उससे भी हमको खतरा होता है। कैसे खतरा होता है, अगर हम कोई ऐसा जगह है जहाँ पे गैस है, पाइपलाइन है, तो हम वहाँ पे 220 का वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, इससे भी हमारे को वहाँ पे खतरा होने का चांस है। तो चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो हमें वहाँ पे 110 वोल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉन स्पार्किंग टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या हो, खतरा कम हो।
हमारा खतरा कम रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए उसमें। वेंटिलेशन देने से क्या होगा, जो भी हमारे जहरीले गैस हैं, जो भी गैस है जिससे हमको खतरा होने वाला है, उसका सर्कुलेशन बना रहेगा और वो गैस वहाँ पे एक जगह पे नहीं रहेगा और गैस में मूवमेंट रहेगा। इससे क्या होगा, हमारे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्लिप ट्रिप फॉल, हमारे को जो भी इम्प्रॉपर स्टोरेज करते हैं, जो सामान अनवांटेड है जो हम रखे हैं, उसके वजह से हमारे को क्या हो सकता है, स्लिप ट्रिप और फॉल होने का चांस है और हम गिरेंगे तो हमारा खतरा हो सकता है, जख्मी हो सकते हैं। इसलिए कन्फाइंड स्पेस वर्क को हाई रिस्क एक्टिविटी माना जाता है। जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए जाते हैं तो हमारे को कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री परमिट, कन्फाइंड स्पेस के बिना, एंट्री के बिना परमिट काम नहीं किया जाता है। जब भी कन्फाइंड स्पेस में हम काम करने के लिए जाएंगे तो हमारे को एंट्री परमिट चाहिए ही चाहिए। अगर एंट्री परमिट नहीं है तो हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। परमिट सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि जो भी हमारा खतरा है उसको आइडेंटिफाई किया गया है और उसका सेफ्टी मेजर इम्प्लीमेंट किया गया है। जब भी हम परमिट के ऊपर लेने के लिए जाते हैं तो परमिट के ऊपर हमारे को सभी चीज़ लिखा रहता है, आज कौन सा डेट को परमिट है, यह परमिट कब तक वैलिड रहेगा, ये परमिट में क्या क्या काम करना है, ये काम के दौरान हमारे को इसमें परमिट से जो हमारा काम है उसमें क्या क्या खतरा होने वाला है, उसका गैस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड कितना है, कौन कौन सा गैस वहाँ पे अवेलेबल है उसको वहाँ पे रखा जाता है। फिर रिस्क असेसमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग उसमें रखा जाता है, मेथड स्टेटमेंट रखा जाता है। ये सब कुछ परमिट के ऊपर आता है। फिर बाद में एरिया कंट्रोल से साइन कराते हैं, एरिया सेफ्टी ऑफिसर से साइन कराते हैं, फिर जाके हमारे को परमिट मिलता है तो हम काम को आगे करते हैं। उसके बाद क्या होता है, गैस टेस्टिंग। एंट्री से पहले एटमॉस्फेयर टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। यह क्यों ज़रूरी होता है कि अगर जब हमको तो देखने से मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा गैस हमारे वहाँ पे है काम करने के अगल बगल में, तो हम क्या करते हैं, मल्टी गैस मॉनिटर से गैस की जांच करते हैं तो हमारे को उसमें रिपोर्ट में क्या दिखाता है, डिस्प्ले पे ऑक्सीजन, एलईएल, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे को एक गैस दिखाई देता है, जिससे हमको पता चलता है कौन सा गैस है और कौन सा गैस नहीं है। गैस टेस्टिंग मॉनिटरिंग रिकॉर्ड जो है कंटिन्यू करना चाहिए और इसको लॉग शीट को मेंटेन करना चाहिए। फिर क्या होता है, तीसरा कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। कन्फाइंड स्पेस में जब भी हम काम करने के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा एयर सप्लाई लगाते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रेश जो है हमारा एयर सर्कुलेशन बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम। सही है, तो उससे क्या होगा, हमारा अंदर का जो सर्कुलेशन है एयर का वो बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, जिससे जो आदमी अंदर काम कर रहा है उसको कोई खतरा महसूस नहीं होगा। सभी इमरजेंसी जो रास्ते हैं उसको क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। वेंटिलेशन से क्या होगा, जितने हाजर्डस हमारे गैस है वो बाहर चले जाते हैं। इमरजेंसी रास्ता जो है क्लियर रहेगा, हमारा वेंटिलेशन बराबर रहेगा तो जो भी हमारा खतरा वाला गैस है वो बाहर हो जाएगा। और यदि संभव हो तो 110 वोल्ट का पावर टूल इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिससे क्या होता है, रिस्क हमारा कम हो जाता है। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले एनर्जी आइसोलेट करना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल का टूल टैकल्स है उसको क्या करना चाहिए, हमको आइसोलेट करना चाहिए। हमारे को इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, उसके बाद से लग आउट टैग आउट सिस्टम हमको फॉलो करना चाहिए। यदि किसी इलेक्ट्रिकल डीबी पैनल या कोई इक्विपमेंट में हमारे को मेंटेनेंस है, रिपेयर है, लोटो सिस्टम को हमको फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो आइसोलेट रहेगा।
इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके कन्फाइंड स्पेस के जो भी खतरे हैं उसको कम कर सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए, सेफ्टी साइनेज और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लगाना चाहिए। जब भी हमारे को कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाना है तो हमारे एंट्रेंस पे, मुख्य द्वार पे हमें क्या करना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करना चाहिए, सेफ्टी साइनेज डिस्प्ले करना चाहिए, जो अंदर काम चल रहा है उसके बारे में लिख के रखना चाहिए। फिर हम आगे उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस में केवल ट्रेंड पर्सन को ही अंदर जाने की अनुमति देना चाहिए। इसलिए क्या होता है, जो आदमी ट्रेंड होता है उसको उन सभी चीज़ों से अवगत करा दिया जाता है ट्रेनिंग में कि इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम्हें किस तरह का स्टेप लेना है। जो आदमी ट्रेंड नहीं है उसको इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, फिर इन केस कुछ इमरजेंसी होता है वो बंदे को मालूम नहीं पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर क्या है, काम स्टार्ट करने से पहले जॉब रिलेटेड टूल बॉक्स स्टॉक करना चाहिए और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना चाहिए। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में तो हमें क्या करना चाहिए, जॉब रिलेटेड टूल बॉक्स देना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई काम इलेक्ट्रिकल रिपेयर का कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग के बारे में हमको बताना चाहिए कि रिपेयरिंग में क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या उसका प्रिकॉशन है, हमें कैसे करना चाहिए, इन केस कुछ इमरजेंसी होता है तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। उसके बाद से क्या है, कन्फाइंड स्पेस वर्क के दौरान वर्कर को प्रॉपर पीपीई पहन के जाना चाहिए। पीपीई तो सब किसी को मालूम है, पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको हमको यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी हेलमेट, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स इत्यादि। फिर क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किसका, कन्फाइंड स्पेस का जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या क्या उसका जिम्मेवारी होता है। एंट्री सुपरवाइजर परमिट अप्रूव करता है और वह इंश्योर करता है कि सभी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए गए हैं। फिर में क्या है, दूसरा स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है एक अटेंडेंट को हम क्या करते हैं, अपने मुख्य द्वार के पास में खड़ा करते हैं। जो क्या करता है, उसका ये आदमी लोग एंट्री करता है, एग्जिट करता है, उस चीज़ का लॉग शीट मेंटेन करता है और वह क्या करता है, जो भी इन केस इमरजेंसी अंदर से कुछ ऐसा सिग्नल आता है तो उसमें तुरंत एक्शन लेता है। इसके लिए स्टैंड बाई में आदमी को रखना ज़रूरी होता है। फिर जो भी आदमी अंदर काम करने जाता है उसका अवेयरनेस ट्रेनिंग बराबर होना चाहिए, जिससे कि उसको मालूम पड़े कि हाँ भाई ये अंदर हम काम कर रहे हैं, कुछ इमरजेंसी होगा तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी साइट पे इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम हमारे को क्या करना चाहिए, जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं उन कांटेक्ट नंबर पर हमको फ़ोन करना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस एंट्री के दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान भी हमारे को पास में होना चाहिए और वो रेस्क्यू प्लान सब किसी को अवेयरनेस ट्रेनिंग में बताना चाहिए, जिससे सभी लोग, जो आदमी काम कर रहा है उन लोगों को यह मालूम पड़े कि इमरजेंसी होता है तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए वर्कर, एज ए फोरमैन, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए इंजीनियर। फिर इमरजेंसी के तुरंत रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। इमरजेंसी कुछ हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, जो हमारा ईआरटी मेंबर है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम का जो मेंबर है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे को इस लोकेशन में, मेरा नाम ये है, मैं इस लोकेशन में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा इमरजेंसी हो गया है, इस तरह का मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए। फिर वहाँ पे इमरजेंसी का जो हमारा इक्विपमेंट है वो होना चाहिए। क्या क्या है, ट्राइपॉड, लाइफलाइन, फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर वहाँ पे अगल बगल में रहना चाहिए, जिससे कुछ इमरजेंसी हो तो हम उसे इस्तेमाल में लाएं। अनटेंड पर्सन को रेस्क्यू के लिए कभी भी अंदर नहीं छोड़ना चाहिए।
कोई भी अनट्रेंड पर्सन है, अगर उसको हम इमरजेंसी के दौरान बोलेंगे तो वो कुछ गलत काम कर देगा। जो स्टेप उसको नहीं मालूम है वो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सही है ना। तो कभी भी रेस्क्यू टीम में भेजने के लिए हमको उस आदमी को ट्रेंड करके रखना चाहिए कि ये हमारा इमरजेंसी रिस्पांस टीम का मेंबर है, इन केस कुछ इमरजेंसी होता है तो वह आदमी रेस्पॉन्स करेगा। इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पे सब किसी का नंबर होना चाहिए, एरिया अथॉरिटी का, एरिया का सेफ्टी का, एरिया का जो इंजीनियर है उसका, कंस्ट्रक्शन का मैनेजर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये सब नंबर वहाँ पे डिस्प्ले करके रखना चाहिए। और इन केस इमरजेंसी में जो आदमी अंदर काम कर रहा है उन लोगों के पास में कुछ वेसल या सिग्नल देने के लिए या ट्रैफिक लाइट कुछ न कुछ सिस्टम अरेंजमेंट्स करके भी रखना चाहिए, जिससे यह पता चले कि हाँ, जो कन्फाइंड स्पेस में अंदर आदमी काम कर रहा है अगर वह फंस गया है, अगर यह इमरजेंसी सिग्नल दे रहा है तो हम उस सिग्नल को फॉलो करके इमरजेंसी का जो स्टेप है उसको लेंगे तो क्या होगा, जो आदमी काम कर रहा है वह इमरजेंसी से बच जाएगा और आपको धन्यवाद बोलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, इसके कौन कौन से हज़ार्ड होते हैं, एंट्री से पहले कौन कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूरी है। कन्फाइंड स्पेस वर्क जो है बहुत हाई रिस्क एक्टिविटी होता है, लेकिन प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करके एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। उसके बाद से अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यह ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट में आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों को बनाऊंगा और अपलोड करके दूंगा। थैंक यू।